हर दिन औसतन 1 लाख से भी ज्यादा कॉमर्शियल और अनकॉमर्शियल एयरप्लेन दुनिया के किसी न किसी कोने से उड़ान भरते हैं। दुनिया भर में 34 टेक ऑफ्स एवरी मिनट होते हैं और वे प्लेन्स ही हैं जिन्होंने यात्रा को इतना आरामदायक और तेज बनाया है। एक समय पर कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भविष्य में एक ऐसा आविष्कार भी होगा जो सैकड़ों लोगों को हवा में ट्रैवल करा पाएगा। पर 17 दिसंबर 1903 में राइट ब्रदर्स ने पहला एयरक्राफ्ट उड़ाकर दुनिया को चौंका दिया और एक ऐसा आविष्कार सामने आया जिसमें बैठकर इंसान भी हवा में उड़ सकता था। आंकड़ों के अनुसार एयरप्लेन ट्रांसपोर्टेशन का सबसे सेफ मोड है क्योंकि इसमें डेथ रेट बाकी ट्रांसपोर्टेशन मोड से काफी कम होती है। वैसे तो एयरप्लेन्स हवा में उड़ने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर क्यों हम एयरप्लेन के जरिए अंतरिक्ष में नहीं जा पाते और क्या हो अगर हम ऐसा सच में करने का ट्राई करें। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि क्या होगा अगर हम प्लेन को अंतरिक्ष में उड़ा सकते तो। आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि आखिर प्लेन्स को अंतरिक्ष में क्यों नहीं उड़ाया जा सकता। आज के समय में अलग अलग कार्य और स्पीड के लिए अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं, जैसे एयरप्लेन, जेट प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, क्वाडकॉप्टर्स एटसेट्रा। इनमें हेलीकॉप्टर, एयरप्लेन और जेट सभी अलग अलग तरह के इंजनों से उड़ने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ एयरप्लेन के बारे में ही बात करेंगे। एयरप्लेन्स में उड़ान भरने के लिए मुख्य रूप से दो चीजें होती हैं। पहली एयरप्लेन की लंबी चौड़ी विंग जो प्लेन को ऊपर की ओर लिफ्ट करती है, और दूसरा उसका भारी भरकम इंजन जो एयरप्लेन को थ्रस्ट देता है जिससे वह आगे की ओर बढ़ सके। दैनिक प्लेन को उड़ने के लिए मुख्य रूप से दो चीजों की जरूरत होती है। पहला एयर मीडियम जो प्लेन के विंग से टकराकर उसे ऊपर की ओर लिफ्ट करते हैं, और दूसरा ऑक्सीजन जो फ्यूल को जलाने में मदद करता है। आपको शायद पता ही होगा कि बिना ऑक्सीजन के आग को जलाया नहीं जा सकता। अब आता है दूसरा सवाल कि एयरप्लेन कितने ऊपर तक उड़ सकते हैं। अधिकांश पैसेंजर एयरप्लेन में जेट प्रोपल्शन इंजन लगे होते हैं, लेकिन हर एयरप्लेन का एक निर्धारित फ्लाइंग एल्टीट्यूड होता है। आमतौर पर कमर्शियल एयरप्लेन 45,000 फीट यानी 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ते हैं, लेकिन कुछ कॉर्पोरेट जेट्स 51,000 फीट की ऊंचाई तक भी उड़ पाते हैं। सतह पर हवा की डेंसिटी काफी अच्छी होती है, लेकिन जैसे जैसे हम सतह से ऊपर की ओर जाते हैं, कम ग्रेविटी के कारण एटमॉस्फेयर पतला और कम डेंस होता जाता है। अब सीधी सी बात है कि अगर हवा में पार्टिकल्स की संख्या कम होती जाएगी तो एयरप्लेन को उड़ने के लिए प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिल पाएंगी, जिससे वह खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। ज्यादातर प्लेन्स एक पर्टिकुलर हाइट पर उड़ने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। उन्हें एक ऐसी हाइट पर उड़ाया जाता है जहां हवा की डेंसिटी ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम। जब कोई प्लेन एक ऐसी हाइट पर उड़ता है जहां हवा के पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं तो उसके इंजन को ज्यादा फ्यूल खर्च करना पड़ता है। वैसे ही जब उस प्लेन को कम पार्टिकल्स वाली हाइट पर उड़ाया जाता है तब भी इंजन पर ज्यादा पावर लोड होता है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए पायलट्स प्लेन को उस हाइट पर उड़ाते हैं जहां फ्यूल भी कम खर्च हो और प्लेन भी बिल्कुल स्मूथली उड़ पाए। अगर हमें एक नॉर्मल एयरप्लेन को अंतरिक्ष में उड़ाना है तो हमें सबसे पहले कार्बन लाइन को पार करना होगा। अब जानते हैं कि कार्बन लाइन क्या होती है। कार्बन लाइन यानी वो अदृश्य बाउंड्री जो हमारी धरती के एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस को अलग करती है। ये बाउंड्री समुद्र की सतह से 100 किलोमीटर ऊंचाई पर होती है, और इस बाउंड्री से बाहर यानी 100 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने के बाद आप आउटर स्पेस में एंटर हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बाउंड्री को एरोडायनेमिक लिफ्ट के बेसिस पर ही डिजाइन किया गया था। यानी वैज्ञानिकों का मानना था कि अंतरिक्ष की शुरुआत वहां से होती है जहां से एक नॉर्मल एयरप्लेन उड़ान ना भर पाए। काफी रिसर्च के बाद यह पता चला कि जब हम समुद्र लेवल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तब हवा के पार्टिकल्स की संख्या इतनी कम हो जाती है कि एरोप्लेन्स काम करना ही बंद कर देते हैं, और इसी बाउंड्री को वायुमंडल और अंतरिक्ष की ऑफिशियल बाउंड्री माना जाता है। एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट कार्बन लाइन के आसपास भी नहीं जा सकता, लेकिन कुछ खास तरह के प्लेन्स इससे हाई एल्टीट्यूड्स तक जा चुके हैं। 31 अगस्त 1977 को एक सोवियत टेस्ट पायलट अलेक्जेंडर फेडोटोव MiG-25 फाइटर प्लेन को ऐतिहासिक एल्टीट्यूड्स तक ले गए थे। उन्होंने उस फाइटर प्लेन को समुद्र की सतह से करीब 37,650 मीटर यानी करीब 37 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ाया था, जो कि जमीन से भरी गई उड़ान का हाईएस्ट रिकॉर्ड एल्टीट्यूड्स है। लेकिन ये ऊंचाई भी कार्बन लाइन का एक तिहाई है। इस ऊंचाई तक जाने के लिए पायलट को एक खास तरह का सूट पहनना पड़ता है जिसके साथ ऑक्सीजन मास्क लगे होते हैं। अगर हम एक ऐसे प्लेन को डिजाइन कर लेते हैं जो सच में कार्बन लाइन तक जा सके और उसे पार कर पाए
तो इसका सबसे बड़ा फायदा हमारी स्पेस एजेंसीज को होगा, क्योंकि ऐसा होने के बाद उन्हें सैटेलाइट्स वगैरह को लॉन्च करने के लिए बड़े बड़े रॉकेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पेस टूरिज्म, इसके अलावा अंतरिक्ष में ट्रैवल करना बहुत आसान और सस्ता हो जाएगा, जिसके कारण लोग बिना किसी परेशानी के आसानी से प्लेन में बैठे बैठे ही अंतरिक्ष की यात्रा कर सकेंगे। एक बार इमेजिन करिए कि ऐसा होने के बाद आप पृथ्वी से चांद तक सिर्फ एक नॉर्मल प्लेन में बैठे बैठे जा पाएंगे। अगर ऐसा सच में हो तो पता है हमारे लिए चांद पर कॉलोनीज बनाना भी काफी आसान हो जाता। इतना सस्ता स्पेस ट्रैवल होने के कारण अब लोग चंद्रमा पर बसना पसंद करते। अब यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी प्लेन की स्पीड हो सकती है, क्योंकि हमारा सबसे तेज प्लेन भी करीब 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही उड़ सकता है। और अगर यह स्पीड अंतरिक्ष में पिंडों के बीच की दूरी को नापते हुए देखी जाए तो यह कीड़े की चाल की तरह है। वैसे यह जितना सुनने में अच्छा लग रहा है, असलियत में ऐसा होना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि प्लेन को इंजीनियर्स द्वारा इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वह हवा के प्रयोग से ही ऊपर उड़ सकता है और पृथ्वी पर मौजूद एटमॉस्फेयर के प्रयोग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर पहुंच सकता है। पर अंतरिक्ष में इस तरह का कोई एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है और यही कारण है कि रॉकेट इंजन को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वह बिना किसी एटमॉस्फेयर के वैक्यूम में भी काम कर सके। और यही कारण है कि एक रॉकेट ट्रैवल करने के लिए प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जो कि प्लेन्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एरोडायनामिक लिफ्ट के कॉन्सेप्ट से बहुत अलग है। अब कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि क्या हम एक नॉर्मल प्लेन में रॉकेट का इंजन और प्रोपल्शन सिस्टम लगाकर उसे अंतरिक्ष में उड़ा सकते हैं? खैर, अगर ऐसा किया जाएगा तो पहली बात तो वह प्लेन एक रॉकेट ही कहलाएगा। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसे स्पेसक्राफ्ट्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। नासा ऐसे कई सारे प्लेन्स को बनाकर लॉन्च कर चुका है जो प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और अंतरिक्ष में उड़ पाते हैं। स्क्रीन पर दिखाई तस्वीरों में आप उन प्लेन्स को देख सकते हैं। साल 1963 में एक अमेरिकन पायलट जोसेफ ए वॉकर ने 3 उड़ानें भरी थी, जिसमें से 2 बार उन्होंने X-15 फ्लाइट 90 और X-15 फ्लाइट 91 के जरिए कार्बन लाइन को भी पार किया था। फ्लाइट 90 मिशन जो 19 जुलाई 1963 में किया गया था, उसमें उन्होंने 106 किलोमीटर की ऊंचाई हासिल की थी। फ्लाइट 91 मिशन 22 अगस्त 1963 को किया गया था, उसमें उन्होंने 108 किलोमीटर की ऊंचाई हासिल की थी। इसके बाद वॉकर को एक पायलट की कैटेगरी से हटाकर एस्ट्रोनॉट की कैटेगरी में डाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने स्पेस बाउंड्री को पार किया था। अगर इन सभी चीजों को शॉर्ट में बताया जाए तो एक नॉर्मल एयरप्लेन को अंतरिक्ष में कभी नहीं ले जाया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि एरोप्लेन्स आसमान में ट्रैवल करने के लिए हवा का इस्तेमाल करते हैं और अंतरिक्ष में हवा का नामो निशान नहीं है। लेकिन एक एयरप्लेन की बॉडी में थोड़ी बहुत चेंजेस करने के बाद उसे कार्बन लाइन के पार और यहाँ तक कि ISS तक भी ले जाया जा सकता है। वैसे अगर आपके पास एक अंतरिक्ष में चलने वाला एरोप्लेन होता तो आप किस अंतरिक्ष के ऑब्जेक्ट पर जाना पसंद करते? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।